क्लास 11th कॉमर्स में सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय के अध्ययन में पहला चैप्टर है व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें व्यवसाय एक परिचय हेडिंग के अंतर्गत व्यवसाय बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, व्यवसाय की धारणा, बिजनेस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ऐसे सभी व्यक्ति कोई न कोई क्रिया करने में व्यस्त रहता है। जैसे एक नंबर पर कुछ व्यक्ति वस्तुओं को उत्पादन करने में व्यस्त हैं। सम पीपुल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सेकेंड, कुछ व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त हैं। सम पीपुल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। थर्ड नंबर पर कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त हैं। सम पीपुल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। फोर्थ नंबर पर कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त हैं। सम पीपुल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। फिफ्थ नंबर पर कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। सम पीपुल आर सर्विसिंग इन फैक्ट्रीज। सिक्स नंबर पर कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं। सम पीपुल आर सर्वाइंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। सेवेंथ, कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त हैं। सम पीपुल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन। एट नंबर, कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त है। सम पीपुल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। इस तरह से देखा जाए तो ये सभी कार्य करने के प्रकार हैं, यानी सही व्यक्ति इसमें से कोई न कोई कार्य करता है। तो व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें इन सभी क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। अभी जो बताया मैंने उसमें 1 से लेकर के 6 तक जो क्रियाएं की जाती हैं वह उस एक प्रकार की क्रिया हो गई, और 7th और 8 नंबर पर जो क्रियाएं की जाती हैं वो एक प्रकार की हो गई। तो 1 से लेकर 6 तक जैसे वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, रोगियों का इलाज का काम करना, कारखाने में नौकरी करना, सरकारी कार्यालयों में नौकरी करना। तो इस क्रिया को करने से धन का उपार्जन हो रहा है। ये 6 क्रियाएं धन के उपार्जन के उद्देश्य से की जा रही है, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन 2 क्रियाएं जो 7th और 8th नंबर पर है, 7वें 8वें नंबर पर है, जैसे धर्म का प्रचार करना और समाज सेवा करना, तो ये 2 क्रियाएं धन उपार्जन के लिए नहीं की जा रही है, ये मानसिक संतुष्टि के लिए की जा रही है। क्योंकि ये क्रियाएं इन 2 क्रियाओं से धन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए इसे अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब जो 1 से लेकर के 6 तक क्रियाएं हैं उसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं क्रियाओं के आधार पर। अब फर्स्ट एंड सेकेंड
जो क्रियाएं हैं, वस्तुओं का उत्पादन करना और वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। ये दोनों क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत आएंगी। 3 और 4 नंबर की क्रिया है वकालत का काम करना और रोगियों का इलाज करना। यह पेशे के अंतर्गत क्रिया आएंगी, अर्थात प्रोफेशन के अंतर्गत आएगी। और 5 और 6 नंबर की जो क्रियाएं हैं, कारखानों में नौकरी करना, सरकारी कार्यालय में नौकरी करना, इसे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो 6 क्रियाएं हैं, इसको 3 नामों से संबोधित किया गया और तीनों की प्रकृति अलग अलग है। अब जैसे व्यवसाय की प्रकृति है वस्तुओं को उत्पादन करना, उसे क्रय विक्रय करना। पेशे की प्रकृति एक विशेष प्रकार के विशेष ज्ञान से है। और तीसरे नंबर की जो क्रिया है वह धन के बदले दूसरों का काम करना, दूसरे का नौकरी करना। अब इस प्रकार से ये तीनों क्रियाएं की प्रकृति अलग अलग है। अब इन सभी क्रियाओं को हम ह्यूमन एक्टिविटीज का नाम दे सकते हैं, मानवीय क्रियाएं। तो अभी बताया मैंने, मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की। फर्स्ट जो है आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। उसको बताया मैंने आपको, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के अंतर्गत वस्तुओं का प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग का कार्य जो है वस्तुओं प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत होता है। फिर इंश्योरेंस, वस्तुओं का इंश्योरेंस करना, बीमा करना। ट्रांसपोर्ट, यातायात का ये भी व्यवसाय है, वस्तुओं को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाना। वेयर हाउसिंग, संग्रहण करना। उत्पादन करने के बाद वस्तुओं का स्टोरेज करना, ये भी व्यवसाय का काम है। स्टोरेज करके और उसका रेंट लेते हैं। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का, बिना विज्ञापन का कोई व्यवसाय चल नहीं पाएगा, कंज्यूमर को जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ये बिजनेस में 6 क्रियाएं बिजनेस के अंतर्गत आई। इसी प्रकार से प्रोफेशन में कई क्रियाएं हैं। लॉ, वकालत का काम करना। मेडिकल में चिकित्सा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, खातों के जांच करना, यह काम आता है। यह प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, प्रबंधक के पद पर काम करना, सुपरवाइजर के पद पर काम करना। वर्कर, सेलर, वर्कर श्रमिक का काम करना, क्लर्क, ये सभी अकाउंटेंट, ये सभी एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जो है, इसके 3 भागों में बांट करके बताया गया आपको जो है। अब
सेकेंड नंबर पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अनार्थिक क्रिया है, यह क्रिया धन को कमाने के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है। यह मानसिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। धर्म का प्रचार करना, देश सेवा करना, समाज सेवा करना, यह जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटी में, तो ह्यूमन एक्टिविटी किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती हैं और मानसिक शांति से संबंधित भी हो सकती है। तो इसे दो प्रकार अभी बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे? वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। एकदम निश्चित है कि जो क्रियाएं धन प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें ये 12 यानी 3 भाग में बांटा गया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों मिलाकर के 12 क्रियाएं हुई। तो ये सभी 12 क्रियाएं जो है धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। व्यवसाय करते हैं धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पैसा करते हैं वो भी धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, और रोजगार करते हैं वो भी धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बताया गया आपको धर्म का प्रचार करना, देश सेवा करना, समाज सेवा करना। आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन with the objectives of earning money। एक व्यक्ति गाड़ी क्रय करता है और उसका प्रयोग अपने लिए केवल करता है, इसे बिजनेस नहीं कहें। लेकिन वह उस गाड़ी का प्रयोग वह व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उससे आय प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है, तो यह बिजनेस होगा। व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्यवसाय का अर्थ छोटे रूप में देखा जाए तो केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है। लेकिन अगर बृहद रूप में देखा जाए, बड़े रूप में, तो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर के और उस वस्तु के उपभोक्ता तक, उपभोग करने तक जो भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वे सभी क्रियाएं
व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे उत्पादन के बाद उपभोक्ता को जानकारी देना कि वस्तु का उत्पादन हुआ है, इसका प्रयोग क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग किया जाएगा। उत्पादन स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक पहुंचाने के लिए उसे सुरक्षित करना पड़ेगा, फिर वहां तक ले जाना पड़ेगा। प्रयोग करते समय कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर भी करना पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं जो है व्यवसाय के अंतर्गत आती है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उसको जानकारी देना, उपभोक्ताओं को जानकारी देना, फिर बीच में वस्तु के जाते समय बीच में कहीं डैमेज न हो जाए, प्रयोग करते समय कहीं डैमेज न हो जाए। उत्पादन हुआ तो पूरे वर्ष भर वह उपलब्ध हो, उसके लिए उसका भंडारण करना। आजकल सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास आधुनिक युग की जितनी वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो, लेकिन उनके पास उसे क्रय करने की सुविधा नहीं है, धन नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए लोन की भी व्यवस्था करना, ऋण लेकर के बैंक के माध्यम से ऋण लेकर वस्तुओं को क्रय करना, ये सभी क्रियाएं जो है व्यवसाय के अंतर्गत आती है। डॉक्टर WR स्पीगल के अनुसार वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाती हैं व्यवसाय कहलाती है। ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। LH हैने के अनुसार वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करना या धन प्राप्त किया जाए, यह व्यवसाय है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं या व्यवसाय का नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। इसमें पहला हेडिंग है आर्थिक क्रिया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के अंतर्गत केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जिस क्रिया के द्वारा धन की प्राप्ति होती है उसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और वह व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसलिए किसी भी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो। वस्तुओं का उत्पादन करना, उत्पादन करके धन कमाना या वस्तुओं को क्रय विक्रय करके धन कमाना, ये क्रिया जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी। सेकंड नंबर क्रिया है वस्तुएं सेवाओं का हस्तांतरण, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्यवसाय के लिए गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफ़र होना आवश्यक है। एक जगह से दूसरे जगह पर जाना आवश्यक है। अब इसमें यदि कोई व्यक्ति
अपने प्रयोग के लिए कोई वस्तु क्रय करता है तो वह व्यवसाय नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरे व्यक्तियों को विक्रय करने के उद्देश्य से और विक्रय करके लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर उसे क्रय करता है तो उसे व्यवसाय कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर गाड़ी अपने प्रयोग के, अपने घूमने के लिए, परिवार के घूमने के लिए, अपने रिश्तेदारियों में जाने के लिए क्रय करता है और उसका प्रयोग करता है तो इसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन उसी 4 व्हीलर गाड़ी का प्रयोग व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और उनसे भाड़े के रूप में किराया लेने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे हम व्यवसाय कहेंगे। क्योंकि यह दूसरों के लिए की जाने वाली एक सेवा है। 3rd नंबर है व्यवहारों में निरंतरता, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जिसमें निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे क्रय विक्रय का बार बार होना। यदि एक व्यक्ति या बालक गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता या बम्बे या दिल्ली जाता है और टी शर्ट, जीन्स पैंट या ऐसे कोई सामान जो वहाँ पर सस्ते मिलते हैं ले आता है और वह अपने मित्रों को बेचता है। एक बार क्रय किया, एक बार बेचा, इसके बाद वो नहीं करता है तो इसे व्यवसाय नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें निरंतरता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो इसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। जो है व्यवसाय में निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि क्रय विक्रय हमेशा चलते रहना चाहिए। फोर नंबर पर प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य भी आवश्यक है। कोई भी क्रिया को व्यवसाय कब कहेंगे? जब उस व्यवसाय करने के पीछे लाभ उद्देश्य छिपा हुआ हो, यानी उद्देश्य लाभ कमाना हो और उस लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है तो उसे व्यवसाय कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है, तो इसे ऐसा नहीं कि व्यवसाय नहीं कह सकता है। हानि होने पर भी उसे व्यवसाय के अंतर्गत ही रखा जाएगा, व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर नहीं हो जाएगा जी। अब इसमें यह देखना है कि जो व्यवसाय कर रहा है उसका उद्देश्य क्या था? जो लाभ कमाना था। तो इस प्रकार परिणाम लाभ या हानि दोनों में से एक हो सकता है। उद्देश्य लाभ कमाना है लेकिन हानि भी हो सकता है, तो ऐसे क्रिया को हम
व्यवसाय कहेंगे। 5th नंबर जोखिम का तत्व, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी बात हुई हानि होने की। अगर यही हो, हानि एकदम डेड श्योर हो कि हानि नहीं होगा, तो हमारे अनुसार कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, सभी लोग व्यवसाय ही करेंगे। लेकिन सभी व्यवसायी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं और उसमें हानि भी होती है। कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि व्यवसायी द्वारा व्यवसाय को ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि इतना हानि हो जाता है कि वह व्यवसाय चलाने के लिए उसके पास अब पूंजी नहीं रह जाती है। तो एलिमेंट्स ऑफ रिस्क व्यवसाय में होता है। एक छोटी सी गलती और उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हानि होती है। इस प्रकार से व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए सभी लोग व्यवसाय नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि व्यवसाय में लाभ के साथ हानि भी है। व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं, लेकिन हानि भी उतना ही है। तो जिसमें व्यवसाय में जोखिम तत्व है उसे व्यवसाय कहेंगे हम जो है। उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताएं का सृजन किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे स्थान की उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, स्थान उपयोगिता। एक वस्तु बहुत दूर उत्पादन की जाती है, अब वहाँ पर उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितना कि उसको वहाँ से दूर स्थान तक ले आया जाए। जैसे यह देखा जाता है कि सीमेंट का उत्पादन मैहर मध्य प्रदेश के मैहर स्थान पर उत्पादन होता है और वहाँ से उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो जाता ही जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पास के और भी स्टेट में जाता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता वहाँ तक है। वह केवल मध्य प्रदेश के मैहर स्थान जिले तक ही सीमित रह जाए तो उसमें लाभ उतना नहीं हो पाएगा जो है कितना उसका प्रयोग होगा जो है। इस प्रकार से उसको मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर स्थान से और अदर स्टेट में ले जाकर के उसको उपयोगिता का सृजन करते हैं। यह व्यवसाय है। उपभोक्ता संतुष्टि, लास्ट उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यह तो इंक्लूड है व्यवसाय के विशेषता में। जैसे लाभ का उद्देश्य होना आवश्यक है, उसी प्रकार से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी अवश्य ही होना चाहिए। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना यह व्यर्थ होगा।
व्यवसाय को बढ़ाने का काम उपभोक्ता के संतुष्टि पर ही निर्भर करता है। व्यवसाय की सफलता भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। इसलिए आज के कंडीशन में पहले कहा जाता था कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है, नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता जिन जिन वस्तुओं को ही उसका आविष्कार किया गया, उसको बनाया गया, पहले बनाया जाता था और तब जो उसका प्रयोग करते थे जो है आवश्यकता महसूस करने पर। आज कंडीशन क्या है, पहले आविष्कार कर दिया जाता है और उसके बाद तब जो है आवश्यकता महसूस कराया जाता है। जितनी भी आधुनिक युग में आप वस्तुएं प्रयोग करते हैं तो पहले इसको बना करके प्रोडक्शन किया गया, बाजार में पहुंचाया गया, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दिया गया कि यह वस्तु है, इसका प्रयोग ऐसे किया जाएगा तो जीवन हमारा सुचारू रूप से और सुगम रूप से चलेगा, जो आसानी से चलेगा, जो महसूस कराएगा। तो इस तरह से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही आवश्यक है। आप देखते हैं कंज्यूमर एक ही प्रयोग की वस्तु को जब दो कंपनियां बनाना चालू करती है तो उसमें से जो अच्छी वस्तु होती है उसी का प्रयोग ज़्यादातर कंज्यूमर द्वारा किया जाता है। जिनका क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गया उसको उपभोक्ता जो है प्रयोग नहीं करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब यह 3 क्रियाओं में पहला मैंने व्यवसाय के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। अगला है आपका प्रोफेशन, पेशा। पेशा किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं? तो पेशा से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve the various sections of society. वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज which is used either in instructing, guiding or advising others. प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने प्रोफेशन के 5 कैरेक्टर का उल्लेख किया है। वे 5 कौन कौन से हैं कैरेक्टर? विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। सेकेंड, प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। थर्ड है पेशे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल। फोर्थ नंबर पर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का होना, द फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड्स फॉर द गाइडेंस ऑफ कंडक्ट।
5th नंबर, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना, ड्यू रिगार्ड्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिजायर फॉर मॉनेटरी रिवार्ड्स। तो ये प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने 5 विशेषताएं प्रोफेशन की दी है। अब इन 5 विशेषताओं को डिफाइन किया जा रहा है, देखेंगे। पहला था उसमें विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक कौशल, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, यह प्रोफेशन की पहली विशेषता है। एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक चातुर्य का होना अनिवार्य है। एक साधारण व्यक्ति कहा जाए कि पेशा के अंतर्गत काम कर लीजिए, नहीं सकता है। तो एक साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाने कार्य को ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता है। विशिष्ट, अब उसमें जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का जो सेवा करने की बात है, जब तक जो है विशेष रोग से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसको, तब तक जो है वो एक रोगी की दवा नहीं कर सकता है, सही दवा नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर पर प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। पेशे के लिए प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए औपचारिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। और उसी मानवीय क्रिया को पेशा कहा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हो। जैसे मैंने डॉक्टर के लिए कहा, डॉक्टर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज है, उसमें शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही डॉक्टरी पेशा किया सकता है। तीसरा, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेसर की तीसरी विशेषता है। इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। अब उसके मुख्य कार्य, उसने पहला अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। थर्ड, अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना है, विकास करना, टू बिल्ड अप एंड प्रोमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज ए प्रोफेशनल। फोर्थ नंबर, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, टू प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। पेशे में प्रवेश को नियमित करना, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन। अब इसमें अलग अलग कहा गया कि प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। यह प्रतिनिधि संघ है। भारत में पेशों में इस तरह के प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं बहुत पहले से ही। जैसे वकालत की एलएलबी की डिग्री होती है, लेकिन एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर
चिकित्सा के पेशे के लिए MBBS की डिग्री तो आवश्यक है। MBBS डिग्री के बाद भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अकाउंट चेक करने के लिए कंपनियों के अकाउंट, इंडस्ट्री के अकाउंट और भी जितने भी बिजनेस के अकाउंट चेक करने के चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना आवश्यक है। उसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो ये प्रतिनिधि संघ है। अब पेशे की विशेषता में चौथे नंबर पर कोड ऑफ कंडक्ट। तो अभी बताया गया कि पेशे के सदस्य यानी रजिस्टर्ड उसके जो काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, और उसके साथ ही साथ उसके आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य भी होना चाहिए। बाध्य होते हैं, यानी कि आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित रूल्स, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरलिटी, नॉर्म्स, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। अब जो पेशे स्वीकृत हैं जैसे वकालत, चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि, इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट निश्चित कर दिया गया है। पांचवा नंबर पेशे की विशेषता, पांचवा नंबर विशेषता में आर्थिक स्वास्थ्य के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अन्य जो बिजनेस है और व्यापार जो है उसके तरह ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है। अब पेशा के लिए एक विशेष ज्ञान का होना आवश्यक है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के अंतर्गत उचित पारिश्रमिक लेना चाहिए। तो उचित पारिश्रमिक लेकर के ही समाज की सेवा करनी चाहिए, ऐसा पेशे की विशेषता है। अगर ऐसा होता है तो पेशेवर व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। एक डॉक्टर अपने चिकित्सा के पेशे से अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन मुख्य उसका उद्देश्य समाज सेवा होता है, होना चाहिए और होता है। पहले समाज सेवा, तब जो है उससे धन अर्जन करना, यह जो है पेशे की विशेषता होना चाहिए। तो या दूसरा नंबर का था जो है व्यवसाय को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। व्यवसाय आर्थिक क्रिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, व्यवसाय, पेशा, और तीसरा नंबर रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और फलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन लिeu thereof। दूसरों के लिए कार्य करना, रोजगार में
पारिश्रमिक के बदले में दूसरों के लिए कार्य किया जाता है, या कार्य करने के बदले में पारिश्रमिक रूप में धन प्राप्त करते हैं। जैसे अभी ऊपर में बात हुई, रोजगार के अंतर्गत सरकारी ऑफिस में काम करना, प्राइवेट ऑफिस में काम करना, और काम करने के बदले में वेतन सैलरी पाना। डेली पर काम करते हैं तो मजदूरी उनको दी जाती है, मजदूर कहलाते हैं। अब जो काम कराते हैं वह एम्प्लॉयर नियुक्ता हो सकता है, सरकार हो सकता है, या सरकारी उपक्रम हो सकते हैं। रोजगार के प्रकार में भी परमानेंट, टेम्पोररी, कैजुअल, ये तीनों प्रकार के कार्य होते हैं। अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, आकस्मिक कार्य मिल गया। अब जैसे इसमें रोजगार के अंतर्गत ऊपर चालू करते हैं प्रबंधक, अकाउंटेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, वर्कर, प्रोफेशन में डॉक्टर। अब डॉक्टर का नियुक्ति जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, उसके बदले में उसे सैलरी मिलता है। तो यदि डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवा करता है तो उसके बदले में उसे सैलरी मिलता है, तो उसकी इस क्रिया को हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और इसके अपोजिट यदि वह अपना स्वयं का अस्पताल चलाता है तो इसे प्रोफेशन कहेंगे। जो है फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की विशेषता में पहला है सर्विस टू अदर्स। बताया, उसके अर्थ में बताया गया, मीनिंग में बताया गया कि दूसरों के लिए किया गया कार्य जो है उस व्यक्ति के लिए रोजगार है। यानी इसके अंतर्गत जो है पहली विशेषता है दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरे के लिए कार्य करना। दूसरा है पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा। एक कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, यानी वह अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से सेवा नहीं कर सकता है। इसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे जी, तो स्वयं ही करना होता है, समझौता करना होता है, समझौता होता है एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीमेंट होता है। कोई भी नौकरी एक समझौते के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। समझौते में नियुक्ति पत्र जब मिलता है तो उसमें लिखा होता है आपकी सेवा स्थायी है या अस्थायी है या टेम्पोररी है। उसी के आधार पर जो है पारिश्रमिक के भी आधार है, आपका सैलरी है, कमीशन है या आपका शुल्क है, ये भी लिखा जाता है कि आपको दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा या फीस दिया जाएगा, डेली वेज दिया जाएगा। ये तो एग्रीमेंट में है। ये जैसे कहा गया कि आप परमानेंट है या टेम्पोररी है, या आप जहाँ आपको डेली वेज पर रखा गया है, ये भी हो गया। और दूसरा आपकी नियुक्ति जो है परमानेंट या टेम्पोररी है, ये समझौता एग्रीमेंट होता है। सर्वेंट 4 नंबर पर है विशेषता है सर्वेंट, नौकर।
तो प्रत्येक कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है और स्वामी के अनुसार ही उसे कहे हुए, जो स्वामी कहता है उसके अनुसार कार्य करना होता है। तो इसलिए इसे अपने मन से काम नहीं करना, जैसा स्वामी कहता है वही कार्य करना होता है। इसलिए नौकर शब्द आ गया, सर्वेंट शब्द आ गया। एम्प्लॉयमेंट में पूंजी की आवश्यकता नहीं है। पूंजी कर्मचारी की नहीं होती है, वो स्वामी की होती है। तो एम्प्लॉयमेंट में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। नो रिस्क, जोखिम भी नहीं होता है। काम में निहित जोखिम स्वामी का होता है, कर्मचारी का नहीं होता है। वो तो काम किया और वेतन पाएगा, वेतन उसका निश्चित है। काम किया तो वेतन उसका मिलेगा। अब उस काम करने से हानि होती है तो वह हानि जो है स्वामी का होता है, ओनर्स का होता है। तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार में जोखिम नहीं होता है, नो रिस्क। नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट भी हो सकती है और गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की विशेषता में नियोक्ता की प्रकृति, ये 3 दिया थे, कोई भी हो सकता है। तो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीनों प्रकार की विशेषताएं बताया गया आपको जो है। अब इसमें आगे तीनों में अंतर दिया हुआ है। डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बेसिस ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं जो बताए गए आपको जो। तो अंतर तो है, उसको देख लेंगे आप। आगे व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें व्यवसाय के उद्देश्य में 2 प्रकार है, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में 3 उद्देश्य व्यवसाय को होते हैं। लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक सृजन, और नवप्रवर्तन, इनोवेशन। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आती है तीनों के लिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट मेकिंग, व्यवसाय की विशेषता में ही बताया गया कि व्यवसाय उसे कहेंगे जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। जैसे ऋणदाता को ऋण देने के फलस्वरूप ब्याज प्राप्त करना। भूस्वामी द्वारा अपने भूमि को देने के फलस्वरूप उसका लगान कहते हैं, प्राप्त करना। ठीक उसी प्रकार से व्यवसायी को व्यवसायिक क्रिया करने के फलस्वरूप लाभ प्राप्त होना चाहिए। और देखने में यही आता है कि कोई व्यक्ति ऐसी क्रिया नहीं करता है जिसमें लाभ नहीं होता है, तो उसको आर्थिक क्रिया कहेंगे नहीं। अगर व्यवसाय करता है तो उसे वह लाभ की इच्छा रखता भी है और उसे लाभ प्राप्त होता भी है।
अगर पहले से ही यह व्यक्ति की जानकारी हो जाए कि इस कार्य को करने से हमको लाभ नहीं मिलेगा, तो वह व्यक्ति काम नहीं करेगा और वह व्यवसाय कहलाएगा भी नहीं जो है। तो इस तरह से व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना ही होना चाहिए। और इसमें पैसे तो देखा जाता है कि भाई लाभ अधिक से अधिक होना चाहिए। व्यवसाय के लाभ के उद्देश्य के संबंध में यह बहुत अधिक लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरे स्तर पर होता है सफिशिएंट प्रॉफिट, पर्याप्त लाभ। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कुछ गलत धारणाएं भी व्यवसाय के अंतर्गत आ जाती है, जैसे उसे अभाव उत्पन्न करना, कृत्रिम अभाव, फिर मुनाफाखोरी, वस्तु नहीं है, अच्छा ठीक है आपके लिए दे देंगे लेकिन पैसा इतना लेंगे, फिर मिलावट, मिलाते भी हैं वस्तुओं में, कोई दूसरा सामान मिलाते हैं, उसी प्रकार के सामान मिलाते हैं। ये मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य के लिए ऐसा होता है, करते हैं। इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट यह अनुपयुक्त है। हाँ, सफिशिएंट प्रॉफिट यह धारणा उचित है, क्योंकि ऐसी धारणा होने से व्यवसाय के अंतर्गत इतना लाभ अर्जित करना चाहिए जिससे व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे, चलता रहे और व्यवसाय का विकास होता रहे, और उस व्यवसाय का और व्यवसायी का प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा सम्मान बना रहे। दूसरे नंबर पर था ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर। तो पहला था लाभ अर्जित करना, आर्थिक उद्देश्य, व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत पहला था लाभ अर्जित। दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, यानी अधिक से अधिक ग्राहकों का सृजन करना, यानी अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों को, प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करना। जो पहला उद्देश्य था लाभ अर्जित करना, जो मैक्सिमम प्रॉफिट, उसमें एक बात आई। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है? जब आपके व्यवसाय से अधिक उपभोक्ता जुड़ जाएं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे भी हो, व्यवसाय को, ग्राहकों को आकर्षित करना, यह मुख्य उद्देश्य होना ही चाहिए। अब इसके अंतर्गत जो है आधुनिक युग में सबसे बड़ा उपाय जो है, सबसे अच्छा उपाय जो है एडवर्टीजमेंट, दुकान का एडवर्टीजमेंट होता है। देखते हैं आप जो है प्रत्येक दिन और 12 महीने 30 दिन चलते रहते हैं एडवर्टीजमेंट जो है। शहरों में देखेंगे तो ये चलते रहते हैं। और ये तो एडवर्टीजमेंट ठीक है, आपको जानकारी हो कि यह वस्तु यहाँ मिलती है, प्रचार करते हैं कि बहुत अच्छी वस्तु मिलती है और सही दाम पर जो है, रीजनेबल प्राइस में मिलती है। लेकिन वास्तव में यह बात होना भी चाहिए, वस्तु अच्छी हो और उचित मूल्य पर हो, सुविधाएं हो। यदि वस्तु खराब निकलती है तो उसे चेंज करने की सुविधा हो। तो ऐसे करने से ग्राहकों की संख्या आपकी बढ़ेगी। और जब ग्राहक की संख्या बढ़ेगी कब? जब ग्राहक संतुष्ट होगा आपके व्यवहार से, आपके वस्तुओं से, आपके वस्तुओं के मूल्य से। तो इस तरह से ग्राहक संतुष्ट होंगे तो आपका जो पहला उद्देश्य था मैक्सिमम प्रॉफिट, यह प्राप्त हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में तीसरा नंबर पर है नवप्रवर्तन, इनोवेशन। आज प्रत्येक उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है और देखा जाए तो रीति रिवाज भी बदलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर नव प्रवर्तन व्यवसायी अपने में लाए, वस्तुओं में लाए, तो व्यवसाय का अस्तित्व अच्छा संभव हो सकता है। अब नव प्रवर्तन से प्राय ऐसा है कि जैसे नए उत्पाद करना, नए पुराने उत्पादनों में भी नए तरीके बनाना या नए तरीके बताना, पुराने उत्पादन के तरीकों का सुधार करना, उपभोक्ताओं तक पहुंचने की जो पद्धतियां हैं वो आसान, सुगम तरीके से लागू करना, व्यवसाय का प्रबंध नए तरीके से लागू करना, मार्केटिंग का रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करा सके। नव प्रवर्तन में पुराने ग्राहकों के साथ साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना और फिर नए ग्राहकों को जोड़ना, नए ग्राहकों को अपने आकर्षित करना, ये सभी क्रियाएं जो है इनोवेशन नव प्रवर्तन में आती है। तो व्यवसाय के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अंतर्गत 3 ये हेडिंग थे, इनको बताया गया। आगे अगले दिन जो है